हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनु एंड वेलकम टू आवर क्लास। फटाफट से जुड़ जाइए। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है हमारा पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट सेक्शन, संसद। और आप सभी जानते हैं कि मैम कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना दे रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। संसद एग्जामिनर का इतना फेवरेट टॉपिक है और काफ़ी बड़ा टॉपिक भी है अभी, क्योंकि हमें संसद, देखिए हमारे देश में, किसी भी देश में एक ही संसद होती है और उसी संसद के माध्यम से पूरा देश चलाया जाता है, सारी नीतियाँ बनाई जाती है, सब चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है। और इसी रेगुलेशन के माध्यम से हम लोग कहेंगे हमारे देश की जो संसद है, जो कहाँ से लिया गया अभी मैम, पहली चीज़ हम लोग इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। हमें संसद में क्या क्या देखने को मिल जाता है और इसी संसद के माध्यम से किस किस प्रकार से नीतियां बनाई जाती हैं या कौन कौन लोगों के द्वारा सहयोग दिया जाता है। ठीक है, संसद के बारे में जानने से पहले आप लोगों को एक ओवरऑल यानी कुछ चीज़ें बता देती हूँ ताकि आप लोगों को इसको समझने में थोड़ा सा हेल्प हो जाए। देखिए, कोई भी चीज़ समझने से पहले अगर हम उसके बारीकी से चीज़ों को समझ लेते हैं तो मैम फिर हमें आगे जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो ज़्यादा टफ नहीं लगेंगी, क्योंकि मेन क्या रहेगा, जो पार्लियामेंट है, जो संसद है। देखिए, संसद लाई कहाँ से गई, ये धारणा आई कहाँ से भाई, ये आई ब्रिटेन से। ब्रिटेन के अंदर क्या किया गया, महारानी तो है ही, आप लोगों ने सुना होगा वहाँ का, जो हमने महारानी विक्टोरिया नाम बचपन से सुनते आ रहे हैं, महारानी विक्टोरिया का जो नामकरण हम लोगों ने देखा है वो ब्रिटेन से है। वहाँ पर ताज के साथ साथ मैम हमें संसदीय प्रणाली देखने को मिल जाती है और यही संसदीय प्रणाली हमें हमारे भारत के अंदर क्या की है, लाई गई है, अपनाई गई है। परंतु क्या ताज व्यवस्था भी है? नहीं भाई मैम, हमारे यहाँ पर ताज व्यवस्था नहीं है। क्या कोई राजा या रानी देखने को मिलते हैं भारत में? नहीं भाई। परंतु हमें विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया का जो फैमिली है वो ब्रिटेन में देखने को मिलते हैं। तो ये ब्रिटेन की कहानी है। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में भी ये व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। अब कहोगे कि मैम ब्रिटेन से क्यों ली गई, कारण क्या था, ब्रिटेन से क्यों ली गई? भाई आप लोग जानते होंगे हमारा जो संविधान है वो उधार का संविधान कहा जाता है। हमारा जो संविधान है वो उधार का संविधान कहा जाता है। कारण क्या है भाई मैम, भारत के द्वारा लगभग जब संविधान बनाया जा रहा था 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था। 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था और इसी संविधान को पढ़ने के क्रम में जो जो चीज़ें अच्छी लगती गई वो चीज़ें अपना ली गई और इन्हें हमारे संविधान में मेंशन कर लिया गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं संसद व्यवस्था, ब्रिटेन जो मैंने लिखा है, याद रखिएगा ब्रिटेन से हम लोगों ने संसदीय व्यवस्था ली गई है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव है या फिर जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये हमें अलग अलग देशों से ली हुई देखने को मिल जाती हैं। तो संविधान उधार का संविधान कहा गया है और 60 देशों का संविधान माना गया है। एंड इसी संविधान में हम लोग क्या कह देंगे कि मैम संविधान में शामिल किया गया। शामिल तत्वों के आधार पर इसे उधार का संविधान कहा गया। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो हमारा जो संसद है मैम ब्रिटेन से लिया तो गया, परंतु हमें इसमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। देखिए, संसद के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। नहीं, मैं एक नया पेज लेती हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर समझा पाऊँ। हमें संसद में क्या क्या देखने को मिल जाएगा मैम, संसद के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा पहली चीज़ मैम, यहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ के विधायक बैठते हैं, या हम लोग कहेंगे कि मैम हमें प्रधानमंत्री, संसद के अंदर की बात कर रही हूँ भाई मैं, ठीक है, प्रधानमंत्री देखने को मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट जिनके बारे में हमने पढ़ना है। लोकाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है,
राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, ठीक है। ये मैं आपको केवल हिंट दे रही हूँ यहाँ पर। प्रश्नकाल, शून्यकाल, इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर प्रश्नकाल, शून्यकाल, अविश्वास, अविश्वास पत्र, धन विधेयक लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। एंड धन विधेयक को लाने का क्रम क्या रहता है, वित्त विधेयक क्या होता है भी, वित्त विधेयक। अब ये लाने के क्रम में हमें ओवरऑल लोकसभा के बारे में पढ़ना होगा, एंड इसी लोकसभा में हमें देखना पड़ेगा राज्यसभा, और यही राज्यसभा लोकसभा हमें यहाँ पर बताएगी कि जो कोई भी बिल लाया जाता है उसको अधिनियम में कैसे बदला जाता है, उसको बिल को बदला कैसे जाता है एक्ट के अंदर, ठीक है। न केवल बिल और एक्ट के बारे में बात करेंगे मैम, यहाँ पर जो भी हमें पर्सनैलिटीज़ देखने को मिल जाती हैं, जो संयुक्त बैठक होती है, ठीक है। कोई भी बिल लाया जाता है उसके क्रम में जो संयुक्त बैठक होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है भाई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हम लोगों ने किया है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कर सकते हैं, एंड यहीं पर ही लिख लीजिएगा सभापति, किसके बारे में भी भाई, सभापति के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें हैं भाई, जैसे विशेषाधिकार के बारे में लिख सकते हो, विशेषाधिकार क्या होता है, ठीक है, विशेषाधिकार क्या होता है। एंड लास्ट वन इज़ 15th नंबर, आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्या आएगा भाई मैम, 15th नंबर यहाँ पर करूँगी बजट। बजट क्या है, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊँगी कि बजट क्या होता है। समझ आ गया आप लोगों को। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग संसद में करने वाले हैं, ये केवल मैंने आप लोगों को एक नॉर्मल सी चीज़ें बताई हैं, परंतु इसमें डेप्थ में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको समझना ज़रूरी बन जाता है। तो सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर जो चर्चा करने वाले हैं, यहाँ पर देखेंगे कि संसद एक्चुअल में है क्या क्या, ये बनती किस किस से है भाई, भारतीय संसद, ठीक है। हम लोग कहेंगे कि संसद मैम मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बनी होती है। वो 3 भाग कौन कौन से देखने को मिल जाएंगे हमें। पहली चीज़ मैं कहूँगी मैम लोकसभा, क्या आएगा भाई मैम, लोकसभा देखने को मिल जाएगा। दूसरा आ जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है। एंड थर्ड प्रेसिडेंट, कौन आएगा भी मैम, प्रेसिडेंट। यानी इन 3 ये इसके भाग देखने को मिल जाते हैं, एंड इन तीनों से ही मिलकर बनी हुई है कौन भाई मैम, हमारी संसद, हमारी पार्लियामेंट। तो याद रखिएगा, न केवल लोकसभा देखने को मिलता है, न केवल राज्यसभा देखने को मिल जाता है, बल्कि हमें एक तीसरा अंग पार्ट देखने को मिलता है, कौन आएगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये इनको अलग मत मानिएगा, यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन जाता है। एंड ये जो मुख्यतः है ये हमें कितने से कितने के बीच में देखने को मिल जाती है मैम, अनुच्छेद 79 से लेकर 122 के बीच में हमें आर्टिकल क्या आएगा भी मैम, संसद से रिलेटेड दिए गए हैं, जिन पर हमें संसद के सभी क्रियात्मक चीज़ें देखने को मिल जाती है। याद रखोगे, चलें आगे, चलो भाई। अब आएगा कि संसद के बारे में आपने बताया मैम, परंतु संसद का चुनाव यानी संसद बनी कब थी, कैसे हमें सर्वप्रथम पहली बार संसद देखने को मिल गई थी। तो संसद का जो विधायी चुनाव था सर्वप्रथम हमें आफ्टर 1947, अब समझ पा रहे हो आफ्टर क्यों लिख रही हूँ मैं, आफ्टर 1947 जो हमें फर्स्ट सेशन देखने को मिल गया था, प्रथम आम चुनाव हुए थे, तो वो आएंगे मैम 1951 से 52 के बीच में, ठीक है। और 1952 से यानी पहली निर्वाचित संसद का गठन हुआ था।
निर्वाचित संसद का गठन ही क्यों कहा जा रहा है। और मैम हमें यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि 1947 से लेकर यहाँ पर 1952 के बीच में क्या हुआ था। यहाँ हमें क्या केवल ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिल गई, हर कोई अपनी राजा बना हुआ था, हर कोई प्रधानमंत्री बना हुआ था, अपनी मर्जी से चला रहे थे। नहीं भाई, हम लोग ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मैम जो संविधान सभा थी, संविधान सभा ही क्या कर रही थी मैम, संविधान सभा ही किसका काम कर रही थी मैम, संसद के रूप में कार्य कर रही थी। किसके रूप में भी, संसद के रूप में, संसद के रूप में कार्य कर रही थी। इस चीज़ को याद रखिएगा। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को मेंशन करके बता रही हूँ कि जब ये संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तब इसको लीड कौन करता था, एंड जब ये यहाँ पर किसके द्वारा भी, भाई मैं संसद के रूप में करती थी तब इनको लीड करने का काम कौन करता था, संविधान सभा के रूप में जब इनके द्वारा काम किया जाता था ना बच्चा, तो संविधान सभा के रूप में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, लिख दूँ यहाँ पर ब्लू पेन से, यहाँ पर देख लीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जब मीटिंग करवाई जाती थी तो राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष होते थे, ठीक है। परंतु मैम जब ये संसद के रूप में कार्य करती थी, अलग पेन से कर देती हूँ ताकि समझ आ जाए आप लोगों को, जब ये संसद के रूप में कार्य करती थी तो जीवी मावलंकर कौन करते थे अध्यक्षता, जीवी मावलंकर। किसके द्वारा किया जाता था मैम, जीवी मावलंकर के द्वारा यहाँ पर कार्य किया जाता था। इसलिए यहाँ पर ये वर्ड लिखा गया है कि निर्वाचित। उससे पहले क्या था भाई मैम, कोई भी निर्वाचित संसद नहीं थी, वो केवल संविधान सभा थी, जो संविधान सभा संसद के रूप में कार्य कर रही थी। कब से कब के बीच में मैम, 1947 से लेकर 1952 के बीच में। याद रखिएगा, अप्रैल 1952 से पहली निर्वाचित संसद का गठन हमें देखने को मिल गया था। संसदीय स्वरूप यानी वेस्ट मिनिस्टर, वेस्ट में जो चलने वाली व्यवस्था है, हमारे जो ब्रिटेन है वो वेस्ट में है भाई, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी इसे कहा जाता है। केंद्र सरकार का विधायी अंग इसे कहा गया है। एंड भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी पैटर्न की बजाय ब्रिटिश पैटर्न को ही अपनाया है। मैं इतनी देर से आप लोगों को यही समझा रही थी कि जो संसद का जो ढांचा लिया गया है वो ब्रिटेन व्यवस्था पर आधारित है, ब्रिटेन से लिया गया है। एंड अमेरिका के अंदर क्या है भी, इन्होंने अमेरिका वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि अमेरिका में याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन हमें देखने को मिल जाता है। क्या आप लोगों ने अमेरिका के प्रधानमंत्री के बारे में कभी सुना है? क्या आप लोगों ने राष्ट्रपति के अलावा अमेरिका के किसी भी बड़े पॉलिटिशियन का नाम सुना होगा? ठीक है, नहीं मैम। वहां पर जो शासन व्यवस्था देखने को मिल जाती है वो आएगा प्रेसिडेंशियल रूल। वहां देखने को मिल जाएगा बच्चा आपको प्रेसिडेंशियल रूल। और वहीं दूसरी हम ब्रिटेन की बात करें तो मैम यहाँ पर हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिल जाता है, संसदीय रूप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, संसदीय व्यवस्था देखने को मिल जाएगी, व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। इसलिए इन दोनों में मैम डिफरेंस है। और जब हमारे लगभग संविधान सभा के द्वारा 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था तो इन्होंने देखा अमेरिका के जो प्रेसिडेंशियल रूल है वो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप यहाँ पर ला सकता है। ठीक है, यहाँ पर तानाशाही ला सकता है। तानाशाही ला सकता है क्योंकि सारी ही पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे दी जाती है। और जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में चली जाएगी तो मैम वहाँ पर किसी एक व्यक्ति के द्वारा खुद को ज़्यादा सुप्रीम समझने का कर्म हमें देखने को मिल जाएगा। और यही चीज़ मैम यहाँ पर क्या कह दी गई है मैम, इसे रोकने के लिए, रोकने हेतु संसदीय व्यवस्था अपनाई गई। तो क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है संसदीय व्यवस्था को ही क्यों अपनाया गया। देखिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझाई है कि पहली चीज़ हमारे यहाँ पर संसद स्टार्टिंग की जो संसद थी वो कब नियुक्त की गई थी मैम, 1951-52 के अंदर पहली बार निर्वाचित हमें व्यवस्था देखने को मिल गई थी जिसे लोगों के द्वारा चुना गया था। और यहाँ पर अब आएगा कि व्यवस्था कहाँ से अपनाई गई थी, ब्रिटेन से अपनाई गई थी। उससे पहले जो संविधान सभा थी वो दो तरह से काम कर रही, दो रूपों में काम कर रही थी। संविधान सभा के रूप में मैम इसको लीड करने का काम राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जा रहा था, परंतु संसद के रूप में जब ये काम करती थी वहाँ पर मैम जीवी मावलंकर के द्वारा मैम इसकी अध्यक्षता की जाती थी।
और मैम भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा जब 60 देशों, बार बार 60 वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ बच्चा, याद रखिएगा, 60 देशों का संविधान पढ़ा गया था, तब हमारा संविधान तैयार हुआ था। और इसी क्रम में हम लोग कहेंगे कि मैम अमेरिकी पैटर्न को छोड़कर इन्होंने ब्रिटेन के पैटर्न को अपनाया था। अब क्वेश्चन बन जाता है कि मैम अमेरिकी पैटर्न में ऐसा क्या था कि जो उसे छोड़ना पड़ा और हम लोगों ने ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपना लिया था। कारण ये आ जाएगा क्योंकि वहाँ पर केवल हमें एक रूल देखने को मिल जाता है, प्रेसिडेंशियल रूल। हम लोगों ने मैम जितना भी आज तक देखा है तो हम लोग केवल ट्रंप के बारे में सुनते हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में नाम सुनते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री के, वहाँ की संसद के बारे में, व्यवस्था के बारे में हमें आज तक देखने को इतना ह्यूज मात्रा में नहीं मिला है। परंतु अगर हम लोग यहाँ पर भारत के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल को अपना लेते तो मैम यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की तानाशाही होने के पूरे चांसेस थे, जिसे रोकने के लिए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया था ताकि सभी लोगों का समग्र रूप हमें यहाँ पर देखने को मिल जाए। और इस संसदीय व्यवस्था, इस वेस्टमिंस्टर मॉडल के अंदर मैम हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर हमें 3 अंग देखने को मिल गए थे। 3 अंग कौन कौन से आएंगे भाई? मैम यहाँ पर हमें देखने को मिल गया राष्ट्रपति, जो कि एक अंग के रूप में माना गया है भाई, एक पार्ट है भाई ये संसद का। राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा के तो इलेक्शन वगैरह मैम हम सुनते रहते हैं, परंतु प्रेसिडेंट के बारे में भी याद रखिएगा, ये कोई इनका संसद का मेंबर नहीं है, संसद में बैठते नहीं हैं, परंतु ये खुद संसद का एक पिलर है, एक भाग है। जैसे हमारी बॉडी में क्या आएंगे, 2 हाथ होते हैं, 2 पाँव होते हैं, होता है, ठीक है, 2 कान देखने को मिल जाते हैं। किसी के यूँ तो नहीं है 3-4 हाथ हो, 3-4 पाँव हो, ऐसा तो नहीं देखते ना मैडम। वैसे ही हमारी संसद के आप यूँ मान लीजिए हमें 3 अंग, 3 ही पार्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कह देंगे ये गर्दन आ गई और ये दोनों ही इनके हाथ आ जाएंगे और ये पूरा हमें ढांचा जो तैयार हो जाता है, यही हमारी संसद है, ठीक है। संसद के 3 अंग है। यूएस में राष्ट्रपति विधायिका का हिस्सा नहीं होता है, यानी हमारा क्या कहेंगे, जो कोई भी बिल लाया गया है। अब इस वर्ड को समझने के लिए आपको ये समझना होगा बच्चा, भारत के अंदर अगर कोई भी बिल लाया जाता है यानी विधेयक लाया जाता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बिल का मतलब होता है बच्चा विधेयक। कोई भी विधेयक लाया गया तो विधेयक को लेकर जाया जाएगा लोकसभा में, लोकसभा एंड राज्यसभा में। लोकसभा और राज्यसभा अपनी अपनी अनुशंसाओं के आधार पर इनके द्वारा जो भी रिकमेंडेशंस दी गई हैं वो यहाँ पर देंगी कि हमें ये सुधार करने हैं इसमें, ठीक है। लोकसभा ने भी पास कर दिया, ठीक है भाई। अब मानते हैं कि लोकसभा ने जैसे ही इसे पास किया, ये जाएगा राज्यसभा में। देखिए किसी के पास भी पहले जा सकता है, तो इन दोनों के द्वारा जब इसे पास कर दिया जाएगा, पास करने के बाद मैम ये जाएगा सीधा सीधा किसके पास, देखिए 3 अंग हैं तो मैम 2 के द्वारा पास कर दिया गया। अब किसके पास जाएगा, मैम जाएगा प्रेसिडेंट के पास। किसके पास जाएगा भाई, मैम ये जाएगा अब प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट पहले अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, समझने के पश्चात मैम यहाँ पर उनके द्वारा जब इस पर पास करने, देखिए प्रेसिडेंट भी यहाँ पर अलग अलग खेल खेल सकते हैं, थोड़ा समझिएगा। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे ही प्रेसिडेंट के पास आई, प्रेसिडेंट ने क्या किया, या तो उसे पास कर दिया या फिर उसे फेल कर वापस भेज दिया, या फिर पुनर्विचार के लिए कह दिया कि चलो भाई इसमें मुझे कुछ चीज़ें खराब लग रही हैं, इनको आप हटा दो अपनी मर्जी से, और हटा दोगे तो फिर हम लोग क्या कर देंगे भाई, यहाँ पर मैं इसे पास कर दूंगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि मैं पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाएगा, और जैसे ही भेजा जाएगा तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा कि मैम ये पास कर देंगे। पुनर्विचार के पश्चात जैसे ही ये आएगा, ठीक है, फेल को हटा दो, पास कर दिया जाएगा, ये पास मान लिया जाएगा। पास के बाद इस पर प्रेसिडेंट के साइन होंगे बच्चा, साइन इंपॉर्टेंट है। जैसे ही प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, वो जो विधेयक था, जो बिल था, वो एक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा भाई, मैम वो एक्ट कहलाना शुरू हो जाएगा। वो क्या बन जाएगा मैम, एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा बच्चा। तो एक्ट और बिल में अब आपको समझ आ गया होगा कि होता क्या है, और ये इतनी प्रोसेस से गुजरता है तब कोई आपको अधिनियम देखने को मिल जाता है, तभी आपके एग्ज़ाम में वो इतना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वो एक लंबी प्रोसेस से आया है, काफ़ी अच्छी खासी डिबेट के माध्यम से वो आया है, ठीक है। तो जब यहाँ पर मैम इस अधिनियम को पास कर दिया जाएगा, ये अधिनियम जब बन जाएगा तो याद रखिएगा जिस डेट को ये पास किया गया है
उसी डेट से पूरे देश में लागू नहीं होता है। ठीक है, जैसे जीएसटी को पास कब किया गया था और लागू कब किया गया था, आप लोग जानते होंगे। तो बच्चा एक्ट कभी भी पास किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है जिस दिन वो पास हुआ है उसी दिन ही पूरे भारत के अंदर वो लागू हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक्ट जब भी बना है, ठीक है, लागू करने की तिथि अलग होती है, अधिनियम बनने की और लागू करने की, बनने की और लागू करने की तिथि अलग होती है। लागू करने की तिथि इनकी अलग अलग हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अभी अब हम दोबारा से अपने इस फॉर्मेट पे आ जाते हैं। अब आपको ये समझ आ जाएगा कि यूएस में राष्ट्रपति विधायिका का हिस्सा नहीं है, यानी कोई भी नियम विधायिका क्या करती है, लेजिस्लेचर क्या करती है, कानूनों को बनाती है, नीतियों को बनाती है। तो उन्होंने कहा है कि जो क्या कहते हैं, वो पूरा यूएस के अंदर जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उसमें प्रेसिडेंट का रोल देखने को नहीं मिलता। वो आएंगे बेबाकी से उस जो बनाया हुआ स्ट्रक्चर है उसको बता देंगे कि ये रूल बने हैं, इनको लागू करो यहाँ पर। तो विधायिका का हिस्सा नहीं होता है, किसी भी पार्ट का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन भारत के अंदर राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग माना गया है, एक हिस्सा माना गया है। संसद राष्ट्रपति के बिना अधूरी मानी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा क्यों अधूरी मानी गई है, क्यों ये बात यहाँ पर कही गई है। अब हम लोग को जानते हैं कि मैम यहाँ पर जो राज्यसभा और लोकसभा जो अभी बताई गई है, देखिए अभी रिसेंटली परिसीमन हो रहा है। अब कहोगे कि मैडम परिसीमन क्या होता है। अब राज्यसभा और लोकसभा को समझने से पहले मैं आप लोगों को परिसीमन के बारे में बता देती हूँ। थोड़ा सा परिसीमन समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्या आएगा अभी, परिसीमन क्या होता है बच्चा। परिसीमन का अर्थ ये है कि 1971 की जो सेंसस हुआ था ना, 1971 का जो सेंसस हुआ था उसमें जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, उसमें जो जनसंख्या हमें मान लेते हैं कि 1 लाख के करीब हमें जनसंख्या देखने को मिल गई। देखिए इतनी कम तो हो नहीं सकती, किसी गांव में भी नहीं होगी। एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, 1 लाख के करीब करीब 1000 मान लेते हैं, 1000 यहाँ पर पॉपुलेशन थी, समझ लेते हैं 1971 में। अगर 1000 जनसंख्या थी तो इसमें से मान लेंगे कि यहाँ पर हमें 600 के करीब मेल देखने को मिल गए एंड 400 के करीब फीमेल देखने को मिल गई। हुआ क्लियर भाई, 400 के करीब फीमेल देखने को मिल गई मैम। एंड इसी क्रम में मैम हम लोगों ने क्या देख लिया, कितने साक्षर थे, कितने साक्षर नहीं थे, सारी चीज़ें एक ओवरऑल अलग निकल जाती हैं। परंतु इस 1000 के आधार पर इन्होंने क्या कर दिया, इस आधार के आधार पर लोकसभा एंड राज्यसभा की सीटों का निर्धारण कर दिया था। न केवल लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सीटें बताई थी, बल्कि इन्होंने बता दिया था कि कोई अगर एससी से बिलोंग करता है, एसटी से बिलोंग करता है या फिर ओबीसी से बिलोंग करता है, उनको रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। फीमेल्स के रिजर्वेशन के बारे में बात यहाँ पर की गई थी कि फीमेल्स को भी सीट देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। ठीक है, फीमेल्स का पार्टिसिपेशन उस समय तक इतना नहीं था, परंतु आज के समय में देखें कि तो मैम आज भी 50% तो नहीं है, परंतु फिर भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, फीमेल्स के बारे में यहाँ पर बात की गई थी। तो ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सेट किया है। 1971 के सेंसस के माध्यम से जो भी लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का निर्धारण किया गया था या किया जाता है, उसे ही परिसीमन कहा जाता है। ठीक है, सेंसस के माध्यम से सीटों का निर्धारण, याद रखोगे, सीटों का निर्धारण। अब इन सीटों के अंदर से भाई हमें एक क्या क्या देखने को मिल रहा था, अभी मैंने क्या क्या बताया, हमें क्या क्या यहाँ पर देखने पड़ेगा मैम, कोटा यानी रिजर्वेशन, हमें क्या क्या देखने को मिल जाएगा मैम, रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। इसके किस किस के अंदर रिजर्वेशन होगा मैम, एससी एसटी के अंदर आ जाएगा, कोई शेड्यूल कास्ट है, कोई शेड्यूल ट्राइब है, या फिर कोई ओबीसी से बिलोंग करता है, कोई फीमेल है, ये सारे कोटा हमें इसके अंदर देखने को मिल रहे थे। कोई हिंदू मुस्लिम है, उसका कोटा आ जाएगा। इसके अलावा मैम यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक कोटा आ सकता था, जेंडर स्पेसिफिक कोटा हमें देखने को मिल गया था। एंग्लो इंडियन हमें देखने को मिल गए थे। एंग्लो इंडियन क्या होता है भाई, एंग्लो इंडियन का मतलब होता है बच्चा जिसके दादा दादी या फिर
माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत के अंदर हुआ हो और उसमें से वो क्या करते हैं, भारत में जन्म तो लिया, काफ़ी सालों तक भारत में भी रहे, एजुकेशन वगैरह भी ली, परंतु मान लेते किसी की माता का जन्म भारत में हुआ और शादी करके वो यूएस में सेटल हो गई हैं, यूएस के किसी व्यक्ति से उन्होंने शादी कर ली है, भारत की नागरिकता उनके द्वारा छोड़ दी गई है, तो उनके जो बच्चे हैं 18 साल से पूर्व यहाँ भारत में आकर अपनी नागरिकता ले सकते हैं, या फिर 18 साल के सही 1 साल के भीतर वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनको अपने माता पिता या दादा दादी के बेस पर यहाँ पर नागरिकता दे दी जाएगी। तो उसके पश्चात क्या हुआ था भाई, यहाँ पर मैम इनके द्वारा यानी कुछ और क्राइटेरियाज यहाँ पर कर दिए गए हैं देशीयकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। तो यहाँ इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए वो यहाँ पर रिजर्वेशन करवा सकता है, खुद को इंडियन सिटीजन यहाँ पर बता सकता है। तो एंग्लो इंडियन याद रखिएगा, जिसके माता पिता या दादा दादी में से कोई एक भारतीय हमें देखने को मिल रहा हो, परिसीमा 1971 के अंतर्गत। ठीक है भाई, याद रखोगे। अगर अब नहीं समझ आएगा तो फिर कब आएगा भाई, अब बताइए। राज्यसभा, राज्यों की परिषद, राज्यसभा राज्यों के द्वारा, राज्य जो हमारे प्रमुख होते हैं, जो सीएम होते हैं, उनके अंडर में एक निर्वाचक मंडल होता है और वो लोग बताते हैं कि राज्यसभा में कौन कौन मेंबर्स हमारे हो सकते हैं या होंगे। इसे भाई देखिए, जो लोकसभा है उसे निम्न सदन बोला जाता है, निम्न सदन, एंड जो राज्यसभा है उसे उच्च सदन बोला जाता है, उच्च सदन। ठीक है भाई। मोदी जी कहाँ बैठते हैं, आगे की तरफ बैठते हैं, बिल्कुल। निम्न सदन नीचे की तरफ बैठते हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ क्या हैं, सीढ़ीदार होती हैं, तो आगे की तरफ बैठने वाले लोकसभा के होंगे और जो ऊपर की तरफ बैठ जाते हैं उनको राज्यसभा के मेंबर्स कह सकते हैं। तो उच्च सदन, निम्न सदन ऐसे याद रख लीजिएगा। द्वितीय सदन स्थायी सदन है, परमानेंट यानी सदन देखने को मिल जाता है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिर आएगा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का, इसमें प्रभुत्व हमें देखने को मिल जाता है। निर्वाचन आ जाएगा मैम, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अभी अभी मैंने बताया, राज्य विधानसभाओं के विधायकों के द्वारा एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है एंड उसमें से चुने जाते हैं। तभी तो पूछा जाता है भी किसी भी राज्य की लोकसभा की सीटें कितनी हैं या फिर राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। ठीक है भाई। अधिकतम मैम जो ये संख्या निर्धारण किया गया है ये परिसीमन के माध्यम से किया गया है भाई, याद रखिएगा। किसके माध्यम से आएगा, परिसीमन के माध्यम से मैम इसे किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आएगा कि मैम इसमें से बांट दिया गया 238 के करीब करीब मैम जो राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके सदस्य देखने को मिल जाते हैं एंड 12 वो सदस्य हैं जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाएगा तो आप लोगों ने देखा होगा हेमा मालिनी संसद के अंदर बैठी हैं भाई, कंगना रनौत को मत लीजिएगा, वो तो भाई जनता के द्वारा चुनी गई हैं। हेमा मालिनी आ गई, जया बच्चन हमें बैठी हुई देखने को मिल जाते। क्या उन्होंने कभी इलेक्शन लड़ा? नहीं मैडम, इलेक्शन तो नहीं लड़ा, परंतु वो फिर भी संसद में बैठ रही है मैडम। तो वो राज्यसभा की मेंबर बनकर गई हैं भाई, किससे? कला के दम पर गई हैं। अपने साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो अपनी कला में बहुत ही अच्छा काम करते हैं, उन लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा चुन लिया जाता है। और कितने लोगों को चुना जाता है? 12 मेंबर्स को, संख्या पूछ ली जाती है बच्चा, 12 मेंबर्स को चुना जाता है एंड इन्हीं 12 मेंबर्स के आधार पर क्या कर लिया जाता है मैम, यहाँ पर राज्यसभा की सीटों को क्या कर लिया जाता है भाई मैम, मनोनीत किया जाता है, ना कि निर्वाचित। मनोनीत और निर्वाचित वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और ये क्या आएंगे मैम, यहाँ पर 238 मेंबर्स राज्य और यूनियन टेरिटरी से चूज किए जाते हैं। वर्तमान में हमें केवल 245 मेंबर्स ही देखने को मिल रहे हैं। 245 में से 229 राज्यों से है, 4 यूनियन टेरिटरी से हैं एंड 12 राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। चलो भी, अब यहाँ पर ये है कि एक्चुअल में केवल हमें 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी दी गई हैं जिनमें से 4 मेंबर को चयन किया जाना है जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करती हैं। कौन कौन सी आ जाएंगी? दिल्ली आ जाएगा, पुडुचेरी आ जाएगा और जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा। क्या लद्दाख भी आएगा? फटाफट से आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि लद्दाख से क्यों नहीं लिया जा रहा है, या फिर लद्दाख हमें जो एक यूनियन टेरिटरी देखने को मिल जाती है उसमें से किसी भी व्यक्ति को क्यों नहीं चुना गया? क्योंकि पास पास है, क्या वहाँ से भी चूज़ किया जा सकता है? चलिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके पश्चात हम लोग बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा में भी मैम हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है? इसे पहली चीज़ निचला सदन कहा जाता है, लोगों का सदन। इसमें लोगों के द्वारा जो आप लोग, आपके फादर, आपकी मदर प्रत्यक्ष रूप से जो वोट डालकर आते हैं, मोदी जी को चुनते हैं या उनके जो प्रत्याशी होते हैं उनका चयन करते हैं,
तो वो सारे मैम लोकसभा के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से मैम क्या करवाया जाता है, इलेक्शन करवाया जाता है। प्रथम लोकप्रिय सदन कहा गया है, समग्र रूप से भारत के लोगों के द्वारा चयनित किया जाता है, प्रत्यक्ष यानी जनता के द्वारा यहाँ पर लोगों को यानी चुना जाता है, और इसके जो मेंबर कहलाते हैं सांसद कहलाते हैं। याद रखिएगा, आप लोगों ने जो एमपी सुना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कहाँ पर बैठता है मैम, संसद में ही बैठता है, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है। अधिकतम जो मेंबर्स बैठ सकते हैं अभी रिसेंटली 550 के करीब हैं। अब ये जो सारी बातें कही गई है ना बच्चा, ये 1971 के संसद के माध्यम से यहाँ पर इन सीटों का निर्धारण किया गया था। बढ़ता गया टाइम हमेशा बढ़ता गया। फिर 2002 के अंदर ये डिसाइड किया गया कि 2026 के अंदर परिसीमन करवाया जाएगा, यानी आपको सितंबर अक्टूबर के आसपास में संसद यानी परिसीमन देखने को मिल जाएगा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का निर्धारण नए रूप से होगा। अभी किया जाना था बच्चा 2021 के सेंसस के माध्यम से, परंतु आप लोग जानते हैं कि मैम हर डेकेड के अंदर जो सेंसस होती है 2001 में हुई, 2011 में हुई, 2021 में भी होनी चाहिए थी, परंतु कोविड की वजह से नहीं हो पाई। अभी रिसेंटली सेंसस को शुरू कर दिया गया है। रिसेंटली जो सेंसस किया जा रहा है वो केवल मकानों की गणना की जा रही है। मकानों को देखा जा रहा है, पक्के घर हैं, कच्चे घर हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि में कितने हैं या फिर शहरी पृष्ठभूमि में कितने हैं। जैसे ही ये कंप्लीट होने पर आएगी अक्टूबर या नवंबर से मैम, फिर लोगों की गणना करनी शुरू कर दी जाएगी। प्रत्येक घर में जाया जाएगा, पूछा जाएगा कि कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं या फिर कितनी महिलाएं हमें देखने को मिल रही हैं, कौन कौन कितना पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये मैनुअली किया जा रहा है बच्चा, इसमें टाइम तो लगेगा, और उस आधार पर हम लोग कहेंगे कि मैम हमें यहाँ पर नया परिसीमन एंड नई सीटों का निर्धारण देखने को मिल जाएगा। परंतु जब तक नहीं होता है, क्या पता मैम सिलेक्शन ले ले हम लोग, एंड सिलेक्शन ले लेंगे तो हमें तो यही जानना ज़रूरी है बस। तो कहते हैं कि ये आ रहा है ना, जब तक ये 2 बड़े डेटा आ रहे हैं उससे पहले सिलेक्शन ले लो, क्योंकि फिर बहुत होच-पोच होने वाली है, काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में डेटा आ जाएगा, उसको रटना पड़ेगा। तो मैं कहूँगी कि यहाँ पर आप लोग इस डेटा को ही पढ़ लो जो आप लगातार पढ़ते आ रहे हो काफ़ी टाइम से। अधिकतम संख्या 550 देखने को मिल गई है, जिसमें 530 हमें राज्यों से एंड 20 यूनियन टेरिटरीज के मेंबर देखने को मिल जाते हैं। नाउ रिसेंटली हमें यहाँ पर 550 में से 543 मेंबर्स ही देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 530 राज्यों से हैं एंड 13 यूनियन टेरिटरी के मेंबर देखने को मिले हैं। अब आएगा कि मैम एंग्लो इंडियंस के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। एंग्लो इंडियन जो हमें लगातार, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि एंग्लो इंडियन होते कौन हैं, इनके 2 सदस्यों की चर्चा हमें देखने को मिल जाती है संसद के अंदर। परंतु मैम 2019 के अंदर यहाँ पर क्या कर दिया गया था, इसको समाप्त करने की बात कही गई थी। इससे पूर्व याद रखिएगा जब 1951-52 के अंदर इलेक्शन हुए थे, या फिर जो हम लोग 1971 की सेंसस के बारे में बात करें, तब इन्होंने 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में होने चाहिए ये बात कही थी, इनको कोटा दिया गया था। फिर 95 संविधान संशोधन किया गया था 2009 में। 2009 के संशोधन के पश्चात इन्होंने कहा कि चलो 10 साल का समय और देते हैं और 10 साल के पश्चात सोचेंगे कि एंग्लो इंडियंस के लिए सीट रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो इन्होंने क्या कर दिया भाई, 2020 में 2019 के अंदर 10 साल पूरे हुए 2009 के एक्ट के माध्यम से। जब इनका एक्ट कंप्लीट हुआ तो इन्होंने एंग्लो इंडियन की सीट्स को ख़त्म कर दिया। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, 2020 तक मान्य था, उसके पश्चात मैम ये समाप्त हो गया, इनकी सीटों को समाप्त कर दिया गया। अब जानेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी बन जाती हैं। देखिए भी, इनका कार्यकाल नॉर्मल सी चीज़ है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है एंड राज्यसभा का कार्यकाल नॉर्मली एक व्यक्ति 6 साल तक रहता है, और इसमें एक मैम सर्कुलर सिस्टम हमें देखने को मिल जाता है। इसमें 2/3 लोग प्रत्येक 3 वर्ष के अंदर रिटायर हो जाते हैं, परंतु वे पुनः कई सालों तक यानी कई बार निर्वाचित हो सकते हैं। एक व्यक्ति 5 से 6 बार भी निर्वाचित हो सकता है। याद रखना, 6 वर्ष कभी भी भंग नहीं होती है, ये सर्कुलर मोड में चलती रहती है। अब यूँ मान लेते हैं कि मैम हम लोगों ने बात की थी कि इसमें हमें 250 के करीब मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं। 250 के करीब का आप 2/3 मान लीजिए, एक एवरेज लेकर चलते हैं 80 मेंबर्स, 83-88 के करीब मेंबर्स आ जाते हैं, तो हम 80 मान के चलते हैं। 80 मेंबर्स हर 3 साल के अंदर बदले जाते हैं, तो बाकी जो बचे हुए मेंबर्स हैं वो तो मैम सेम चलेंगे, ठीक है। तो 80 मेंबर्स का हर 3 साल में एक मैम यानी नए मेंबर्स लाए जाते हैं, कुछ रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के क्रम में हम लोग क्या कहेंगे कि मैम बाकी जो बचे हुए 160-170 मेंबर्स हैं वो लगातार काम करते रहते हैं, इसलिए हमें ये स्थायी
व्यवस्था देखने को मिल जाती है। परंतु जो 2/3 मेंबर्स मैम यहाँ पर हटाए गए हैं, वो 2/3 मेंबर्स का क्या है भाई मैम, हम लोग याद रखेंगे यहाँ पर इनका क्या है, ये 6 साल अपने कंप्लीट कर चुके होते हैं, ठीक है, इनका कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का हो चुका होता है, तब ये रिटायरमेंट की ओर आते हैं। अब आएगा कि मंत्री परिषद पर नियंत्रण क्या राज्यसभा के द्वारा रखा जा सकता है, हम लोग कहेंगे नहीं भाई, राज्यसभा इसमें कोई भी भूमिका नहीं निभाती है, यहाँ पर इसका जो काम है वो लोकसभा के द्वारा किया जाता है, परंतु अविश्वास प्रस्ताव की शक्ति हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कि राज्यसभा के द्वारा भी लाई जा सकती है। राज्यसभा यहाँ पर या फिर लोकसभा हम लोग कहेंगे, जो भी अब मोदी जी जो है, मोदी जी ने क्या कर रखा है, एक कैबिनेट बना रखी है अपनी, कैबिनेट में मुश्किल से कितने मेंबर्स होंगे, अपने सारे मंत्रीगण ले लीजिए जो उनके खास मंत्रीगण हैं, ठीक है, हम लोग मान लेंगे कि मैम 60 के करीब मेंबर्स सारे मंत्रीगण आ जाएंगे इसके अंदर, चाहे कैबिनेट के कितने भी मंत्री क्यों ना हो, ठीक है, लगभग 60 के करीब जो मेंबर्स आ जाएंगे। अब लोकसभा में तो मैम हमें 550 के करीब मेंबर्स देखने को मिल गए थे, ठीक है, 550 के करीब मेंबर्स देखने को मिले थे। अब इसमें से 60 मेंबर है जो कैबिनेट के हैं। अब ये लोकसभा के मेंबर कहे भी हमें कैबिनेट पसंद नहीं है, हमें ये कैबिनेट नहीं चाहिए, इसको हटाओ यहाँ से, तो ये याद रखिएगा उनके लिए क्या लाया जाएगा, हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर लाया जाएगा। ऑलमोस्ट कहा जाता है विपक्षी दल के माध्यम से ही मैम ये यहाँ पर लाया जा सकता है। अब लोकसभा के अंदर भी तो विपक्षी दल होता है, ठीक है, तो 550 में से ही वो विपक्षी मेंबर्स हमें काउंट करने होंगे और उन्हीं के द्वारा ही मैम यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अब आएगी संयुक्त बैठक की बात। क्या संयुक्त बैठक हमें यहाँ पर हमारी संसद में देखने को मिलती है? यस भाई, देखने को मिल जाती है, परंतु याद रखिएगा अधिक संख्या के कारण मैम लोकसभा का ही वर्चस्व हमें देखने को मिल जाता है। लाई क्यों जाती है? मान लेते हैं कोई भी बिल हमें देखने को मिल गया, कोई भी बिल हमें देखने को मिल गया, मैंने आप लोगों को बताया था कि लोकसभा एंड राज्यसभा के पास जाएगा, और लोकसभा राज्यसभा के पास जाएगा तो लोकसभा ने कहा कि मैं यहाँ पर 5 बदलाव चाहता हूँ, ठीक है, इन्होंने 5 बदलाव दिए और ये 5 बदलाव मान लेते हैं राज्यसभा को पसंद नहीं आए। अब ये जो बिल है वो कौन लेकर आया था? राज्यसभा लेकर आई, लिख दूँ यहाँ पर, ये बिल है राज्यसभा के द्वारा लाया गया था। अब राज्यसभा ने कहाँ भेज दिया भाई? खुद ने तो जांच की ही, उसके पश्चात लोकसभा भेज दिया। लोकसभा ने कहा अरे 5-6 बदलाव की ज़रूरत है, करो। राज्यसभा ने कहा अरे तुम मूर्ख मत बनाओ, हमें तो नहीं करना है, यहाँ बिल्कुल ठीक है, ये करो इसको, ठीक है। आप इसको जम्मू कश्मीर में जब 370 हटाया जा रहा था तब का समझ सकते हो। तो लोकसभा ने क्या कहा भाई, मैं बदलाव चाहता हूँ, राज्यसभा ने कहा बदलाव नहीं होगा। तो जब दोनों में ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तब इन दोनों को, यानी ये एक्ट है जो ये क्या कहते हैं, ये बिल है, इसको पास करवाना ज़रूरी है। दोनों की एक संयुक्त बैठक करवाई जाती है, जॉइंट मीटिंग यहाँ पर करवाई जाती है। क्या करवाई जाएगी? फिर संयुक्त बैठक करवाई जाएगी। संयुक्त बैठक को बुलाने का काम कौन करता है? संयुक्त बैठक बुलाना किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ही बुला सकता है बच्चा। कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई जाती है ये संयुक्त बैठक। एंड इसी संयुक्त बैठक को बुलाकर फिर इन दोनों का जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको ख़त्म किया जाता है एंड उस पर फिर मंजूरी प्राप्त की जाती है। संयुक्त बैठक अब बन तो गई है, अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा भाई? याद रखिएगा हमेशा हमेशा केवल और केवल लोकसभा के स्पीकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर आ जाएंगे, ठीक है। राज्यसभा का कोई भी सभापति या उपसभापति, चेयरमैन या फिर मैम यहाँ पर हमें कोई और मेंबर देखने को नहीं मिलेगा। तो केवल लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा ही लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य जो लोकसभा से जुड़ा हो, जो लोकसभा से जुड़ा हो उसके द्वारा की जा सकती है। याद रखोगे संयुक्त बैठक, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी समझ ना आए तो बच्चा आप हमारे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, क्वेश्चन यानी पूछ सकते हो, ठीक है। और हमारी जो टीम है पूरी जुटी रहती है भाई इस चीज़ में कि कोई भी बच्चे की कोई भी क्वेरी ना रह जाए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हमें क्वेश्चन मिल ही जाएंगे आप लोगों के।
अब आएगा विशेषाधिकार। विशेषाधिकार क्या होता है बच्चा? लोकसभा के पास कुछ विशेषाधिकार है, जैसे कोई भी बिल अगर पास करवाना है, इसके बारे में आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, तो उसे धन विधेयक का नाम दे दिया जाता है, मनी बिल का नाम दे दिया जाता है, धन विधेयक, मनी बिल। अब ये है क्या मैम? पहली चीज लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है। आप समझ पा रहे हो लोकसभा स्पीकर की पावर को? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कोई बिल या कोई भी विधेयक साधारण है या धन विधेयक है निर्धारण किया जाता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है क्या, इसका निर्धारण किया जाएगा किसके द्वारा? भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और लोकसभा अध्यक्ष ही यहाँ पर डिसाइड कर देगा कि अब यहाँ पर धन विधेयक को पास करवाना किसकी जिम्मेवारी होगी? भी प्रेसिडेंट की होगी। अब कारण कैसे क्या होगा? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ने किसी भी बिल को जैसे पास करवाना है तो वो क्या कर देंगे? भाई ये मनी बिल है। अब मनी बिल जाएगा कहीं ना कहीं लोकसभा राज्यसभा के पास, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के पास। अब याद रखिएगा, मनी बिल को राज्यसभा रोक नहीं सकती, ठीक है, राज्यसभा रोक नहीं सकती, उस पर डिबेट नहीं कर सकती। हुआ क्लियर? तो यहाँ से तो ये पास होकर आएगा ही आएगा, डेफिनेटली है। एंड लोकसभा इसको लेकर आई है तो लोकसभा ने भी इसको क्या कर दिया है? पास ही माना है। अब जाएगा ये प्रेसिडेंट के पास। अब आप लोगों को पता था कि प्रेसिडेंट पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, परंतु धन विधेयक ऐसा है जिसे पुनर्विचार के लिए भेजा नहीं जा सकता है, प्रेसिडेंट को मंजूरी देना जरूरी होता है। प्रेसिडेंट को मंजूरी देना जरूरी। याद रखोगे, प्रेसिडेंट को मंजूरी देना ज़रूरी माना गया है। इसलिए जब यानी बिल पास करवाने होते हैं तो मैक्सिमम बिल्स को कहा जाता है, ओम बिरला के समय में क्या कर दिया गया था भाई, जो लास्ट सेशन हमें देखने को मिल गया था उसके अंदर मनी बिल के रूप में उनको पास करवाया गया था, मैक्सिमम से मैक्सिमम मात्रा के अंदर बचा। काफ़ी सारे डिबेट्स भी हुई थी इसमें। तो धन विधेयक आ जाएगा और राज्य सूची को इस विषय से हटा दिया गया है, यानी राज्य इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। राज्यों को इसमें क्या करना पड़ेगा? मंजूरी देनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्या आएगा भी मैम? नेक्स्ट हमें आएगा धन विधेयक, लोकसभा का वर्चस्व। यही चीज़ दी गई है, लोकसभा बजट या धन कानून पारित कर सकती है। हुआ क्लियर? अब आएगा कि अस्वीकार नहीं कर सकती कौन? राज्यसभा। राज्यसभा को 14 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा भाई? इसको बताना पड़ेगा या फिर इसको पास कर भेजना पड़ेगा। अगर वो पास कर नहीं भेजते हैं विद इन 14 डेज तो क्या कर दिया जाएगा भाई? लोकसभा उसे पुनः मंजूर मान लेगी, राज्यसभा की मंजूरी की आवश्यकता ही नहीं होगी, फिर इसे पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, जनता का धन, जनता के संसद, लोकसभा का अंतिम निर्णय यहाँ पर माना गया है। एंड यहीं पर लिख लीजिएगा अध्यक्षता कौन करता है या फिर इसका निर्धारण कौन करता है, धन विधेयक है या नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा स्पीकर के द्वारा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बचा। लोकसभा अध्यक्ष हमारे लिए ज़रूरी बन जाते हैं। अब आएगा राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति यानी कौन है, कैसे किस प्रकार से कार्य करते हैं, या फिर ये संसद के अभिन्न अंग क्यों माने गए हैं? तो भाई राष्ट्रपति संसद का मौन लेकिन अभिन्न अंग माने गए हैं। ये मौन वर्ड इसलिए यूज़ किया गया कि ये क्या करते हैं? संसद में नहीं बैठते हैं बच्चा। ठीक है, नहीं बैठते और संसद से दूर रहेंगे तो संसद की जो क्रियात्मक चीज़ें हैं, जो भी बैठकें होती हैं, जो सेशन होते हैं, उसमें ये बातचीत नहीं करेंगे। और हम लोग तो जानते हैं मैम, संसद में तो लात घुसे चलते रहते हैं। कोई भी बिल आएगा, किसी को मंजूर नहीं होगा तो आपस में मैम यहाँ पर शुरू हो जाती हैं, काफ़ी लंबी लंबी डिबेट्स चलती रहती हैं, तो उसमें इनका पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलता है, इसलिए मौन हम लोग इनको मान लेंगे। उसके पश्चात आएगा अभिन्न अंग है, ये तो हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं मैडम। अब आएगा कानून की स्वीकृति बिना सहमति के विधेयक कानून नहीं बन सकता है। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे तब तक वो
कानून नहीं बनेगा, तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा कोई भी बिल। अब आएगा दूसरी चीज मैम, इनके द्वारा अध्यादेश लाया जा सकता है, इनके द्वारा अध्यादेश लाया जा सकता है आर्टिकल 123 के तहत, ठीक है। सदन के सत्र में न होने पर अगर सडनली मान लेते हैं किसी के द्वारा कोई अटैक कर दिया गया, किसी दूसरे पाकिस्तान के द्वारा भाई कोई मिसाइल छोड़ दी गई, हमारा बजट सेशन अभी अभी कंप्लीट हुआ और क्या कर दिया गया, अभी सभी आराम पे गए हुए हैं, अवकाश चल रहा है, अवकाश चल रहा है, तो उस समय में क्या किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा अध्यादेश लाया जाएगा। अब प्रेसिडेंट अकेले तो ऐसा कर नहीं पाएंगे कि चलो भाई उन्होंने अटैक कर दिया, अब मिसाइल दागो, ऐसे करो वैसे करो, और सारे अपने जो भी एमपी होंगे आराम से बैठे होंगे घर के अंदर, नहीं, मंत्रिमंडल से मंजूरी लेने के क्रम में ही मैम यहाँ पर अध्यादेश जारी किया जाता है और मंत्रिमंडल से मंजूरी आवश्यक होती है। यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ आर्टिकल 74 के माध्यम से, ठीक है। मंत्रिमंडल से मंजूरी के पश्चात मैम सदन में सत्र न होने के बाद मैम अध्यादेश जारी कर दिया जाता है एंड इसी अध्यादेश के आधार पर मैम हम लोग क्या कह देंगे कि यहाँ पर प्रेसिडेंट का एक अहम रोल हमें देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर मैम इनका काम होता है कोई भी सत्र अगर यहाँ क्या कहते हैं सदन नहीं चल रहा है, सदन में आपसी गाली गलौची चल रही है, आपसी लड़ाइयाँ चल रही हैं, यानी एक दूसरे को मारा जा रहा है, तो ये कह देंगे कि अब सदन को यहीं पर ही ख़त्म किया जाता है। स्त्रावसन का मतलब होता है सदनों को समाप्त करना, समन देकर फिर दोबारा से शुरू करना है, तो सबके घर में समन जाएगा, समन से उनको क्या कर दिया जाएगा, बुला लिया जाएगा, ठीक है। बुलाना और समाप्त करने का अधिकार प्रेसिडेंट को दिया गया है बच्चा। किसी भी सदन का सदस्य ये नहीं होते हैं, यानी ना ही तो उच्च सदन का, ना ही निम्न सदन का, ना ही लोकसभा के, ना ही राज्यसभा के, बल्कि ये खुद अपने आप में एक अंग है, बैठकों में भाग नहीं लेते हैं, फिर भी अहम हिस्सा इन्हें माना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा ये। फिर आएगा लोकसभा को भंग करना मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही हो सकता है और निर्वाचक सांसद और विधेयकों के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। हुआ क्लियर? अब आएंगी राज्यसभा एंड लोकसभा की जो नागरिकता है या फिर इनके जो मेंबर बनने की आयु है, वो आयु सीमा कितनी, अगर आपको भी लोकसभा का मेंबर बनना है, सांसद बनना है, तो आपके किस उम्र का होना चाहिए, अगर आप राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, या फिर क्या यहाँ पर हमारी योग्यता होनी चाहिए। क्या आएगा भी, अगर आप राज्यसभा के मेंबर बनेंगे तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मैम हमारे पास क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। संविधान के प्रति सच्ची आस्था की शपथ होनी चाहिए एंड लास्ट वन इज मैम 2003 के बाद में इसमें कुछ बदलाव कर दिया गया था कि भारत के किसी भी राज्य का निवासी जो जिस जगह का मान लेते हैं कि मैं हरियाणा से हूँ, तो मैं अगर हरियाणा में वोटर हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश के जो राज्यसभा का मेंबर बन सकती हूँ, उत्तर प्रदेश की ओर से राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए जा सकती हूँ। और ये बात डिसाइड कर दी गई थी 2003 के अंदर बच्चा, याद रखिएगा कब की गई थी, 2003 के अंदर। परंतु लोकसभा में आज भी ऐसा ही चलता है, अगर आपको सांसद बनना है तो आपको उस जगह या उस राज्य का वोटर होना ज़रूरी है, ठीक है। लोकसभा में भारत का नागरिक होना ज़रूरी है एंड एमपी बनने के लिए आपको मिनिमम 25 ईयर ओल्ड होना चाहिए, संविधान के प्रति सच्ची आस्था होनी चाहिए। इसमें कुछ आरक्षित रिजर्व सीटें रखी गई हैं एससी और एसटी के लिए, ठीक है, और एससी और एसटी जैसे आजकल तो फीमेल्स के लिए भी चल रही हैं, और इन्हीं के कोटा के आधार पर अगर सीट आ रही है तो उन पर क्या नहीं किया जा सकता मैम, किसी जनरल व्यक्ति के द्वारा यानी चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, ठीक है, याद रखोगे। यहाँ पर कुछ ना कुछ रिजर्वेशन मैम इनको दिए गए हैं। अयोग्यताएं क्या क्या आ जाएंगी भी इनकी, संविधान के आधार पर कहा गया है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी बिजनेस ये नहीं करते होने चाहिए। देखिए लाभ के पद की डेफिनेशन हमारे संविधान में नहीं दी गई है, तो एक नॉर्मली एक जो जनरल परसेप्शन चलता है उसमें कहा गया है कि कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए जो सरकार को नुकसान पहुंचा रहा हो या टैक्स ना दे रहा हो, ठीक है। मंत्री पद को छोड़कर विकृत मानसिकता, कोई बहुत ही गलत नेगेटिव सोच रखता हो या किसी दूसरे देश के साथ अपनी मित्रता निभाना चाहता हो, घोषित दिवालिया, कोई बैंक करप्ट हो, हमारे देश का अच्छा खासा मात्रा में पैसा लेकर विदेश में चला गया और आके फिर इलेक्शन लड़ने लग गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और भारत का नागरिक ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए इसको बोला जाता है, तो 1951 के तहत ये दो प्रकार के होते हैं बच्चा, एक 1950 के अंदर आया था, फिर इसमें कुछ अमेंड किया गया तो 1951, तो इन दोनों को जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है। जन प्रतिनिधित्व 1951 की बात की जा रही है यहाँ पर। इसमें चुनावी अपराध और भ्रष्ट आचरण
के रिगार्डिंग अगर कोई व्यक्ति संलिप्त मिलता है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। किसी अपराध में अगर 2 वर्ष से ज़्यादा का कारावास हुआ है तो उसे अगले आने वाले 6 वर्षों के लिए इलेक्शन लड़ने से रोक दिया जाएगा। और यही चीज़ मैम हमें राहुल गांधी के समय में यानी उनके टाइम पीरियड में देखने को मिला था, क्योंकि मैम उनके द्वारा अपनी एक स्पीच के अंदर, एक रैली के अंदर मोदी वर्ड को यूज़ किया था। तो किसी के द्वारा एलिगेशन लगा दिए गए कि मोदी जो जाति है उसको ये क्या कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं, डेफेमेशन का केस लग गया था उन पे, ठीक है, मानहानि का केस लग गया था। और गुजरात का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उनके द्वारा उन्हें 2 साल की सज़ा दे दी गई थी। और इसी क्रम में फिर पूरा देश उतर आया था उनके हित में कि इन्हें 2 साल की सिर्फ इस चीज़ में सज़ा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये उनके पॉलिटिकल करियर को ही समाप्त कर देता। हुआ क्लियर? क्योंकि आने वाले 6 वर्षों के लिए फिर वो इलेक्शन ना लड़ पाते और टोटल 2 वर्ष और 6 वर्ष यानी 8 वर्ष अगर वो पॉलिटिक्स से दूर रहते तो कहीं ना कहीं मैम हम लोग जान सकते हैं कि कांग्रेस की शोर बढ़ जाती। ठीक है, भ्रष्टाचार, देशद्रोह के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्ती एंड अस्पृश्यता अगर कोई फैला रहा है, दहेज अगर कोई फैला रहा है, सती प्रथा जैसी व्यवस्थाओं को अगर कोई मानता है तो वहाँ पर मैम इन्होंने मना कर दिया है कि वो व्यक्ति अब संसद का भाग नहीं बन सकता है। ठीक है, चलो भाई, अब ये वजह यहाँ पर बताया गया है कि कार्यकाल की यांत्रिकी, ये राज्यसभा के बारे में याद रखिएगा। राज्यसभा में क्या कहा गया है अभी, राज्यसभा के जो 12 मेंबर्स होते हैं उनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल के अंदर मैम यहाँ पर क्या कर दिए जाएंगे, पुनर्निर्वाचित किए जाएंगे। 6 वर्ष का सुरक्षित कार्यकाल यहाँ पर रखा गया है। ठीक है भाई, सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का देखने को मिल जाता है, परंतु राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है भाई वो 6 साल का हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल आ जाएगा 5 वर्ष का एंड राज्यसभा का कार्यकाल आ जाएगा 6 वर्ष का भाई। चलो नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है भी लोकसभा अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष के बारे में। अब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट किया है वो हम लोगों ने जाना है संसद का स्ट्रक्चर, कि संसद में हमें किस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट की अहम भूमिकाएं क्या क्या है, इनका जो पद है वो किस सीमा तक हमें देखने को मिल जाता है, या फिर इनकी योग्यताएं क्या क्या है। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष बनना चाहता है तो उसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, या फिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बन सकता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब संसद आप लोग जानते हैं बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हमें बहुत अच्छे से और बहुत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। अगर हम एक ही दिन में करने का प्रयास करेंगे तो मैम हमें एक अच्छा मैराथन लेकर आना चाहिए। एंड मैराथन के अलावा हम लोग कहेंगे कि मैम हमें यहाँ पर इन सभी के जो आर्टिकल्स के साथ साथ करने में थोड़ा मज़ा आएगा एंड इनको समझते हुए चलेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग इनमें कौन कौन सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। कोई भी डाउट हो तो बच्चा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप लोगों को उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।